गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ल्हासा की ओर पढ़ रहे हैं। इसमें राहुल सांकृत्यायन तिब्बत की यात्रा पर जाते हैं। उस समय भारतवासियों की तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक को छद्म वेश में यानी छिपे हुए वेश में भिखारी के रूप में जाना पड़ा। और उस समय उन्होंने देखा कि जब वो भिखारी के वेश में वहाँ जाते हैं तो उनका सम्मान होता है, उनके लिए व्यवस्थाएं मिलती हैं, रहने के लिए, खाने के लिए अच्छी व्यवस्था होती है। और जब वो एक भले मानस के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में जाते हैं तो उनकी कोई आवभगत नहीं होती है। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए ही सबसे अच्छी जगह है। अब लेखक कह रहे हैं कि तिब्बत यात्रा पर जब वो जा रहे हैं, एक भद्र नागरिक के रूप में, एक अच्छे यात्रिक के रूप में घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं, तो उनके सामने एक भयंकर डांडा माने होता है ऊंची ज़मीन, जो थोंगला गांव में है। वहाँ पर ऊंची ज़मीनें उसे पार करना था। और ये ऊंची ज़मीनें तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं दिखाई देता, गांव के लोग नहीं दिखाई देते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को, किसी व्यक्ति को देखा नहीं जा सकता। यहाँ यह निर्जन स्थान है, सन्नाटा यहाँ रहता है, इसलिए डाकू लुटेरों चोरों के लिए यह अच्छा स्थान है। वे अपना इसे निवास स्थान बनाए हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमी की कोई परवाह नहीं करता। लेखक कहते हैं यदि तिब्बत का जो नियम है, वहाँ का जो कानून है, यदि किसी गांव में किसी व्यक्ति का खून हो जाता है तो तिब्बती नियम के अनुसार उस खूनी को सजा भी मिल जाती है। किंतु जो ये निर्जन प्रदेश है, निर्जन स्थान है, जहाँ हमेशा सन्नाटा भरा हुआ आता है, यहाँ पर यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो किसी को कोई परवाह नहीं होती। उसके बारे में सोचने वाला, चिंतन करने वाला कोई नहीं होता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कुछ पैसा है कि नहीं। अब लेखक कह रहे हैं कि जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की गवर्नमेंट है, वह पुलिस पर खर्च नहीं करती है, खुफिया विभाग पर खर्च नहीं करती है, और यदि खर्च करे तो वहाँ गवाही देने वाला कोई नहीं। इसलिए जो वहाँ के लुटेरे होते हैं, डकैत होते हैं, वह लूटने से पहले, चोरी करने से पहले उस आदमी को, उस व्यक्ति को मार डालते हैं। उसके बाद देखते हैं किसके पास पैसा है, धन संपत्ति है अथवा नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उससे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेखक कह रहे हैं कि तिब्बत में उस समय हथियार का कानून नहीं था, हथियार रखने का नियम नहीं था, कानून नहीं था, इसलिए वहाँ के लोग लाठी की तरह ही लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते थे। डाकू यदि उन्हें जान से ना मारे तो खुद ही उन्हें अपने प्राणों का खतरा बना रहता, अपने प्राण संकट में दिखाई देते। और थोंगला पहुँचने पर लेखक को यह मालूम हुआ कि पिछले साल ही इस स्थान पर, इस गांव में खून हो गया। लेखक को खून की परवाह नहीं थी, प्राणों की परवाह नहीं थी, क्योंकि वह एक भिखारी के रूप में गए थे। और जहाँ भी वो कुछ ऐसा संदेह देखते, वहाँ ऐसी सूरत बना लेते, टोपी उतार लेते और भिखमंगों की तरह से जीप निकाल कर कुची कुची अर्थात दया दया भीख मांगने लगते। 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमत से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए
2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे। लेखक कह रहे हैं कि जिस स्थान पर वहाँ जाना था, वहाँ पहाड़ की चढ़ाई ऊंची थी। पीठ पर सामान लादकर भला कोई पहाड़ पर कैसे चढ़ सकता था। और जो अगला पड़ाव था, अगला रुकने का स्थान था, वह 16-17 मील से कम नहीं था। इसलिए लेखक ने बौद्ध भिक्षु, मंगोल भिक्षु अपने मित्र सुमत से कहा कि यहाँ से लंकोट जाने के लिए 2 घोड़े लो, हम घोड़े पर सामान रख लेंगे और पहाड़ की चढ़ाई भी कर लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। अब लेखक कह रहे कि जब हमारा पहला दिन थोंगला में बीत चुका था और जब दूसरे दिन हम उस ऊंचे पहाड़ पर जाना था, तो हमने घोड़ों की सहायता ली। घोड़ों पर सवार होकर चले। ऊंचे स्थान से पहले एक स्थान पर चाय पी। दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर यानी ऊंचे स्थान पर पहुंच चुके। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारे दक्षिण दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय की हजारों सफ़ेद चोटियां फैली हुई थी। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर ढंडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब लेखक हिमालय का जो सौंदर्य है, हिमालय का जो वातावरण है, उसका वर्णन करते हैं कि जब वो डांडे पर ऊंचे स्थान पर पहुंच गए, तो उन्होंने देखा दक्षिण तरफ से पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों सफ़ेद चोटियां फैली हुई हैं और टीले के समान दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नग्न दिखाई दे रहे हैं। वहाँ किसी प्रकार की बर्फ नहीं है, सफ़ेदी नहीं है, ना किसी तरह की हरियाली है। किंतु जब उत्तर की तरफ देखा तो कुछ बर्फ वाली चोटियां दिखाई दी और जो सबसे ऊंचा स्थान डांडे का स्थान था, वही तिब्बत के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दैनिक वक्स्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। लेखक कह रहे हैं कि हम डांडे पर पहुंच गए थे। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन जब हमें वहाँ नीचे की तरफ उतरना था, वह बिल्कुल आसान थी और ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ 2-1 साथी और चल रहे हैं। मेरा घोड़ा धीरे चल रहा था और मुझे लगा कि चढ़ाई पर जाने के कारण यह थक गया है और थकान के कारण ऐसा कर रहा है, इसलिए मैं उसे मार नहीं रहा था और वह इतना धीरे धीरे चल रहा था कि मैं अपने साथियों से बहुत पीछे हो गया। मैं अपने घोड़े पर झूमता चला जा रहा था। मुझे एहसास नहीं हो रहा था, आभास नहीं हो रहा था कि मेरा घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। अब लेखक कह रहे हैं कि घोड़े की सुस्ती के कारण, उसके धीरे चलने के कारण मैं अपने साथियों से पिछड़ गया और जब मैं उस पर जोर देता तो वह और सुस्त पड़ जाता और मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां से 2 रास्ते निकले हुए थे। मैं बाएं का रास्ता लेकर 1.5 मील आगे बढ़ गया और जब किसी से आगे जाकर एक घर में पूछा कि मुझे लंकोर जाना है, तो उन्होंने बताया कि लंकोर का रास्ता तो दाहिना था। फिर वापस जाकर मैंने उसी रास्ता को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमित इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह ऐसे ही लाल होता है और अब तो आप पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरे कंडे फूँ डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया,
मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है। अब लेखक कह रहे हैं कि जैसे ही वह लंकोर का सही रास्ता पकड़ कर जा रहे थे, आगे बढ़े तो देखे उनका मित्र सुमित उनका इंतजार कर रहा है। सुमित एक मंगोल बौद्ध भिक्षु था और लेखक बता रहे हैं कि मंगोलों का मुंह लाल होता है और मेरे देर से पहुंचने के कारण सुमति गुस्से में था। उन्होंने कहा कि 2 टोकरी कंडे यानी जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं उसे कहा गया है, फूंक डाले और 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बड़े सरलता से नरमी से जवाब दिया, इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमित को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला। अब लेखक कह रहे हैं कि अपनी सफाई देने के बाद सुमित को संतुष्टि हुई और सुमित का गुस्सा शांत हो गया। लेखक और सुमित लंकोर में एक अच्छी जगह पर एक अच्छे स्थान पर ठहरे। वहाँ पर भी उनकी जान पहचान के अच्छे लोग थे। वहाँ पर उनका सम्मान किया गया। पहले चाय और सत्तू दिया गया खाने के लिए। उसके बाद रात के समय गरम गरम थुप्पा यानी जो सत्तू चावल के साथ मूली मिलाकर खाते हैं उसको थुप्पा कहते हैं। तो लेखक ने बताया कि तिब्बत का जो रात का खाना था, रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला